सुप्रभात बच्चों। आज हम लोग शुरू कर रहे हैं कक्षा 10वीं के भूगोल। इसमें हम लोग पढ़ेंगे आज भारत संसाधन एवं उपयोग। भारत का संसाधन क्या है और उसका उपयोग क्या है, इसको हम लोग पढ़ेंगे। चैप्टर फर्स्ट का पहला चैप्टर हम लोग शुरू करते हैं पढ़ने। तो देखते हैं भूगोल। सबसे पहले आते हैं भूगोल। तो भूगोल क्या है, इस नाम से ही हम इसका परिभाषा बना सकते हैं। भू माने भूमि, गोल माने गोलाकार। भूमि जो गोल है उसका जो हम अध्ययन करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, भूगोल कहते हैं। ऐसी इसका हजारों परिभाषा है। आप लोग इसका परिभाषा बनाइए, अपना से विश्लेषण कीजिए, परिभाषा बनाइए। लेकिन हम देखते हैं भूगोल का अध्ययन कब शुरू हुआ, भूगोल के जनक कौन है। तो भूगोल का जनक है यूनान के एक भूगोलवेता थे, वैज्ञानिक थे, जो भूगोलों का अध्ययन करते थे। भूगोलों के धरातल के जो स्वरूप हैं, उसकी चट्टान है, उसकी जो आकृति है, उस सब को जो अध्ययन किया, इसका जो अलग अध्ययन शुरू किया, उसका नाम था एरिटोस्टेनीज। उसने उसे ही भूगोल के जनक भी कहा जाता है या भूगोल के पिता भी कहा जाता है। यह कहाँ के रहने वाले थे, तो यूनान के रहने वाले थे। तो यूनान में ही आधुनिक शिक्षा का उदय जो हुआ वह यूनान में ही हुआ है। तो यूनान के ही यह रहने वाले थे। इसका अध्ययन क्षेत्र कब था, तो इसका अध्ययन क्षेत्र 276 से 194 ईसा पूर्व माना जाते हैं, इसका अध्ययन काल। और उसी ने एक अलग शाखा भूगोल का अध्ययन किया और भूगोल के बारे में बताया। और सबसे पहले भूगोल शब्द का प्रयोग इसी ने किया था। तो ये हो गया भूगोल के बारे में। चलिए हम लोग पढ़ते हैं अब अपना नया चैप्टर, जिसका नाम है भारत संसाधन एवं उपयोग। हम लोग पढ़ेंगे, पहला चैप्टर है भारत संसाधन एवं उपयोग। तो हम लोग देखते हैं भारत संसाधन एवं उपयोग। इसका मतलब क्या है, भारत जो है, हमारे देश जो भारत है, उसमें क्या क्या संसाधन है, संसाधन क्या है और उसका उपयोग क्या हो रहा है। किसी भी देश के पास जो उसका संसाधन है उसका यदि सही उपयोग किया जाए तो कोई देश धनी हो सकता है। और उस देश के पास क्या क्या संसाधन है, इसका उपयोग, समुचित उपयोग कैसे किया जाए, इसी का अध्ययन होना चाहिए। उसके क्षेत्र के लोगों को उस बारे में पता होना चाहिए। तो हमारा देश जो भारत है, हमारा देश भारत में विभिन्न प्रकार के संसाधन भरे पूरे हैं। हमें उन संसाधनों के बारे में पता होना चाहिए और इसका उपयोग के बारे में भी हमको पता होना चाहिए। यदि हमें उपयोग के बारे में पता नहीं है तो उस संसाधन का कोई महत्व नहीं रह जाता है। कोई भी वस्तु हमारे लिए मुसीबत भी बन सकता है और हमारे लिए महत्वपूर्ण भी हो सकता है, हमारे लिए उपयोगी भी हो सकते हैं। जरूरत है हम उसका उपयोग, उसके बारे में हमें कितना नॉलेज है, कितना समझ है। जैसे कहा जा रहा है क्या, भारत की जनसंख्या भारत के लिए विनाश का कारण बनने का हो सकता है। यदि इसका हम सही उपयोग न करें, सही दिशा में इसको न ले जाए तो हमारे भारत का विनाश का कारण हो सकता है। लेकिन इसी जनसंख्या का यदि हम सही उपयोग करें तो यह भारत के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है और भारत को विश्व के श्रेष्ठ राष्ट्रों में भी गिनती करा सकता है। तो जरूरत है हमका उसे उपयोग करने के लिए। उपयोग हम उसका कैसा करें, तो हम देखते हैं आज संसाधन के बारे में। संसाधन क्या है, तो संसाधन जो हमारे सदुपयोग में आए, साधन के रूप में जिसे हम प्रयोग करते हैं, वही क्या हो गया, संसाधन हो गया। तो इसका हम जब परिभाषा बनाएंगे तो इसका बहुत सारा परिभाषा अलग अलग हो सकता है, लेकिन सिंपल परिभाषा हम बताते हैं जो आराम से समझ सके, आराम से याद रहे और लिख सके, वही हम परिभाषा बताएंगे। संसाधन, तो संसाधन हम किसे कहेंगे, उपयोग में आने वाली सभी वस्तुएं संसाधन है। मनुष्य के उपयोग में आने वाले सभी वस्तुएं क्या है, संसाधन है। जिस वस्तु का भी हम उपयोग करते हैं वो सभी क्या है, संसाधन है। तो
संसाधन, जिमरमैन ने कहा था क्या, संसाधन होते नहीं है, उसे बनाया जाता है। यदि हम पानी, नदी में पानी बह रहा है और बहते हुए वो समुद्र में जाके मिल गया तो यह कोई संसाधन नहीं है। यदि हम इसी से बिजली उत्पादन करें, इसी से खेतों की सिंचाई करें, इसी में मछली पालन करें और विभिन्न प्रकार के यदि हम काम करें तो यह हमारे एक संसाधन बन सकता है। हवा जो बह रही है, सूर्य की जो प्रकाश है, इसका जब हम उपयोग करते हैं तो संसाधन बन सकता है, हो सकता है। यदि उपयोग नहीं कर रहे हैं तो संसाधन नहीं होगा। इसे जिमरमैन ने कहा था क्या, संसाधन होते नहीं है, इसे बनाया जाता है। तो हम लोग इसके बाद आप चलते हैं संसाधन के प्रकार में। संसाधन के प्रकार में तो हम देखते हैं संसाधनों का वर्गीकरण हम करते हैं किसके आधार पर, और इसको हम वर्णन करते हैं, इसको हम पढ़ेंगे। एक टॉपिक हो गया संसाधन का वर्गीकरण। संसाधनों का वर्गीकरण। संसाधनों का वर्गीकरण, तो हम संसाधनों का वर्गीकरण करते हैं। तो संसाधनों का वर्गीकरण 4 तरह से किया गया है। नंबर 1 में उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर। 2 में उपयोगिता के आधार पर, उपयोगिता के आधार पर। उपयोगिता के आधार पर। नंबर 3 स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व के आधार पर। नंबर 4 विकास की स्थिति के आधार पर। विकास की स्थिति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर, उपयोगिता के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर और विकास की स्थिति के आधार पर। इस तरह हम देखते हैं कि संसाधनों का वर्गीकरण 4 तरह से किया गया है। तो किसके आधार पर, तो उत्पत्ति के आधार पर, उपयोगिता के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर और विकास की स्थिति के आधार पर। तो हम सभी को एक एक करके पढ़ेंगे और इसको हम देखेंगे। तो हम पहले देखते हैं उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को दो प्रकार होते हैं, जैव संसाधन और अजैव संसाधन। उपयोगिता के आधार पर संसाधनों को 2 भागों में बांटा गया है, नवीकरणीय संसाधन और नवीकरणीय संसाधन। स्वामित्व के आधार पर संसाधनों को 4 प्रकार में बांटा गया है, व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन और वैश्विक संसाधन। इसके आधार पर हम देखते हैं विकास के आधार पर संसाधन को 4 भागों में बांटा गया है, संभावित संसाधन, विकसित संसाधन, भंडार संसाधन और संचित कोष संसाधन। इस तरह से हम देखते हैं सभी को अलग अलग से बांटा गया। हम लोग इसको एक बार डिटेल से पढ़ते हैं, इसके बाद फिर हम इसको लिखेंगे। उत्पत्ति के आधार पर हम शॉर्ट में भी इस तरह से पढ़ाने की कोशिश करते हैं जो आराम से समझ जाए। नाम से ही जो समझ में आता है उसको देखेंगे और उसी से परिभाषा बनाएंगे। तो उत्पत्ति के आधार पर 2 प्रकार होते हैं, जैव और अजैव। जैव में क्या हुआ, जीवित,
जो संसाधन जैव जगत से प्राप्त करते हैं उसे हम जैव संसाधन कहते हैं। अजैव, अजैव बनाता है निर्जीव, क्या होता है? निर्जीव। होता है अजैव यानी निर्जीव पदार्थ है। हम देखते हैं क्या उत्पत्ति के आधार पर संसाधन के दो प्रकार होते हैं, जैव संसाधन और अजैव संसाधन। जैव संसाधन वे संसाधन जो जैव जगत से प्राप्त करते हैं उसे हम जैव संसाधन करते हैं। जैसे जो भी जीवित पदार्थ, जितने भी जीवित चीज हो गए उससे हो गया जैव संसाधन। जैसे पेड़ पौधे, मनुष्य, जानवर, ये सब क्या हो गया? जैव संसाधन। अजैव संसाधन जो हम निर्जीव जगत से प्राप्त करते हैं या अजैव जगत से हम जो जिस संसाधन को हम अजैव जगत से प्राप्त करते हैं उसे हम अजैव संसाधन करते हैं। जैसे खनिज, कोयला, पेट्रोलियम। तो नाम से परिभाषा हो गया जैव। जो संसाधन जैव जगत से प्राप्त करेंगे उसे हम जैव संसाधन करते हैं। जो संसाधन अजैव जगत से प्राप्त करते हैं उसे हम अजैव संसाधन कहते हैं, जो निर्जीव या अजैव या निर्जीव कह सकते हैं। तो नाम से ही परिभाषा बन गया। वैसे संसाधन जिसे हम जैव जगत से प्राप्त करते हैं उसे जैव संसाधन कहते हैं। अजैव संसाधन वैसे संसाधन जिसे हम अजैव जगत से प्राप्त करते हैं उसे अजैव संसाधन कहते हैं। चलिए पहले समझ लेते हैं, इसके बाद हम फिर लिखेंगे भी इसको। उपयोगिता के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है नवीकरणीय, पहला होता है नवीकरणीय संसाधन, नवीकरणीय संसाधन। दूसरा होता है अनवीकरणीय संसाधन, अनवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन। तो नाम से ही जैसे आधार है नवीकरणीय, जो नया नया बनता रहे, जो नया नया बनता रहे, जो कभी समाप्त न हो, उसे हम नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। और नवीकरणीय संसाधन जो नया नया प्राप्त न हो, नया नया न बने, जो एक बार बना है इसको उपयोग हम कर लेते हैं, उपयोग में ले लेते हैं, फिर दोबारा इसको हमको प्राप्त नहीं होता है, उसे हम कहते हैं अनवीय संसाधन। जब परिभाषा कैसे बनेंगे? वैसे संसाधन जिसका नवीकरणीय होते रहता है, या वैसा संसाधन जो हमें पुनः प्राप्त होते रहते हैं, पुनः प्राप्त होते रहते हैं। वैसा संसाधन जिसे उपयोग में लाने के बाद हम पुनः प्राप्त कर सके उसे हम क्या कहते हैं? नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। और नवीकरणीय संसाधन ऐसा संसाधन जिसे एक बार उपयोग में लाने के बाद हम दोबारा उपयोग में नहीं ला सकते हैं उसे अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। या कह सकते हैं ऐसे अनवीकरणीय संसाधन जिसका नया निर्माण नहीं होता है उसे हम कहते हैं अनवीकरणीय संसाधन। नाम से ही परिभाषा है, नाम में ही परिभाषा है, इसका विश्लेषण कीजिए, अपना से परिभाषा बनाइए। जो अभी आप समझ लेते हैं उसका परिभाषा बनाइए। कोई जरूरी नहीं है जो हम लिखा दे या किताब में लिखा हुआ है वही परिभाषा है। आपको जो नाम का विश्लेषण कीजिए, आपसे जो परिभाषा बन रहा है उसका परिभाषा बनिए, वो सही होगा। एक चीज का हजारों परिभाषा होते हैं, इसलिए आप इसे विश्लेषण करना सीखिए। एक बार जब इसे विश्लेषण करना सीख जाइएगा तो आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगा। रटे रटे चीज कुछ दिन ही रहता है। एक बार आप समझ जाते हैं, एक बार अपना से परिभाषा बनाना समझ जाते हैं, अपना से परिभाषा बना लेते हैं तो आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगा और वो हमेशा आपको याद रहेगा। तो अपना से विश्लेषण कीजिए और इसका परिभाषा बनाइए। नवीकरणीय संसाधन वैसा संसाधन जो नवीन प्राप्त होते रहे उसे नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। और नवीकरणीय संसाधन वैसा संसाधन जो नया नया प्राप्त न हो उसे अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। नवीकरणीय संसाधन जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, ये क्या है? नवीकरणीय संसाधन। क्या कभी सूर्य का जो रोशनी कभी समाप्त होने वाला है? क्या कभी हवा समाप्त होने वाला है? नहीं, इसलिए हम कहते हैं इसे नवीकरणीय संसाधन। और नवीकरणीय संसाधन जिसे हम उपयोग में लाने के बाद उसे दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम जल गया, क्या उसको हम फिर से प्राप्त करेंगे? नहीं, फिर से खरीद के लाना पड़ेगा। और जहां पर भंडार है उसका, वह एक बार समाप्त हो गया फिर दोबारा भंडार नहीं हो सकता है। इसको अगर बनेगा भी तो लाखों करोड़ों वर्ष लग जाता है बनने में, इसलिए इसे हम कहते हैं अनवीकरणीय संसाधन। चलिए अब स्वामित्व के आधार पर संसाधन चार प्रकार होते हैं। व्यक्तिगत संसाधन,
वैसा संसाधन जिस पर किसी खास व्यक्ति का अधिकार हो। वैसा संसाधन जिस पर किसी खास व्यक्ति का अधिकार हो उसे हम कहते हैं व्यक्तिगत संसाधन। दूसरा है स्वामित्व संसाधन। दूसरा होता है सामुदायिक संसाधन। जिस संसाधन पर समुदाय का अधिकार हो उसे हम कहते हैं सामुदायिक संसाधन। तीसरा है राष्ट्रीय संसाधन। वैसा संसाधन जिस पर किसी राष्ट्र का अधिकार हो उसे हम राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। चौथा है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। जिस संसाधन पर अंतर्राष्ट्रीय संस्था का अधिकार हो उसे हम कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। बस नाम में ही परिभाषा है। सामुदायिक, तो परिभाषा नाम से ही बना लेंगे बस। वैसे एक ही लाइन, एक वैसा संसाधन, बस उतना ही याद करना है, बनाना है। वैसा संसाधन जिस पर किसी खास व्यक्ति का अधिकार हो उसे हम कहते हैं व्यक्तिगत संसाधन। जैसे घर, बगीचा, बाग बगीचा, खेत, जानवर, ये सब हो गया व्यक्तिगत संसाधन। हमारे पास जो घर है वो इस पर केवल हमारा अधिकार है, दूसरे का अधिकार नहीं है। हमारे जो खेत है उस पर केवल हमारा अधिकार है, दूसरे का अधिकार नहीं है। हमारे पास जो जानवर है उस पर केवल हमारा अधिकार है। तो ये हो गया व्यक्तिगत संसाधन। जिस संसाधन पर केवल एक व्यक्ति का अधिकार हो, जिस संसाधन पर किसी एक व्यक्ति का अधिकार हो उसे हम व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। इसके बाद आता है सामुदायिक संसाधन। जिस संसाधन पर किसी समुदाय का अधिकार हो उसे हम सामुदायिक संसाधन कहते हैं। जैसे मंदिर, मस्जिद, तालाब, खेल का मैदान, ये सब क्या है, किसी खास समुदाय का अधिकार होता है। पंचायत घर, ये सब क्या है, पंचायत भवन, पुस्तकालय, तो ये सब क्या हो गया, किसी खास समुदाय का इस पर क्या आता है, अधिकार होता है। इसलिए हम कह सकते हैं इसको सामुदायिक संसाधन। इसके बाद आते हैं राष्ट्रीय संसाधन। राष्ट्रीय संसाधन जिस पर किसी राष्ट्र का अधिकार हो उसे हम क्या कहेंगे, राष्ट्रीय संसाधन। जैसे सड़क, जंगल, खदान, ये सब क्या हो गया, राष्ट्रीय संसाधन। जो भी चीज सरकारी है वो राष्ट्रीय संसाधन हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं हम लोग अंतर्राष्ट्रीय संस्था। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन वैसा संसाधन जिस पर किसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था का अधिकार हो उसे हम कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। जैसे समुद्र, खुला समुद्र, ये हो गया अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। तो हम लोग देखते हैं नाम में ही इसका परिभाषा छिपा हुआ है, उसके नाम से ही अपने से परिभाषा बनाइए, इसको समझिए, बस हो गया अपना परिभाषा बना लीजिए। चलिए इसके बाद हम देखते हैं विकास के स्थिति पर। विकास की स्थिति पर संसाधन चार प्रकार के होते हैं। पहला भंडार संभावी संसाधन, संभावी विकास भंडार संचित कोष। इसका नाम क्या है, संभावित संसाधन। जिस संसाधन में क्या हो, संभावना हो, वैसा संसाधन जिसकी संभावना हो उसे हम कहते हैं संभावित संसाधन। संभावना है यहाँ पे संसाधन है लेकिन हम किसी कारण से भी इसका उपयोग में नहीं ला रहे हैं, उसे हम क्या कहेंगे, संभावित संसाधन। जैसे हम हिमालय की तराइयों में जो खदान है, जो अयस्क है, वहां पर अनुमान है यहाँ पर संसाधन है लेकिन वहां पर लागत अभी बहुत अधिक रहेगा, इसलिए हम इसे निकाल नहीं रहे हैं, इसलिए इसे हम कहेंगे संभावित संसाधन। विकास संसाधन ऐसा संसाधन जिसे हम विकसित कर चुके हैं, उपयोग के लिए विकसित कर चुके हैं लेकिन फिलहाल हम उपयोग नहीं कर रहे हैं, लेकिन बहुत जल्दी इसका हम उपयोग में लाएंगे, इसे हम कहते हैं विकास संसाधन। भंडार संसाधन ऐसा संसाधन जो हमारे पास भंडार के रूप में है, विशाल भंडार के रूप में है, लेकिन हम कुछ तकनीकी कमी के कारण हम इसे उपयोग में भी नहीं ला रहे हैं, लेकिन यह उम्मीद है कि भविष्य में जब हम इसका तकनीक प्राप्त कर लेंगे तो इसे उपयोग में ला सकते हैं। जैसे जल, सूरज की रोशनी, हवा, ये सब हमारा क्या है, भंडार संसाधन है। जल में क्या है, जल
H2O, सूत्र होता है इसका H2O। क्या सूत्र है? H2O। इसमें हाइड्रोजन क्या है? एक विशाल ईंधन है, बहुत अच्छा ईंधन है। जिस दिन हम जल से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग करना जान जाएंगे, उस दिन यह ऑक्सीजन जल से ही हमारी गाड़ी, पानी पर ही हमारी गाड़ी चलने लगेगा। इससे हम हाइड्रोजन निकाल लेंगे। हाइड्रोजन एक बहुत अच्छा ईंधन है और इस ईंधन से क्या होगा? गाड़ी चल सकता है। और यह हमारे पास बहुत बड़ा भंडार के रूप में है, इसलिए इसे हम कहते हैं भंडार संसाधन। संचित कोश संसाधन ऐसा संसाधन जो हम जान रहे हैं अब यह संसाधन है, लेकिन भविष्य में इसका उपयोग होगा, इसलिए हम इसे कहते हैं संचित कोश संसाधन। तो आज के लिए यह वीडियो इतना ही रहा। हम अगली क्लास में सभी को लिखाएंगे। आप लोग लिखिएगा, इसको पढ़िए, समझिए। जहां जो समझ में न आए, जो प्रश्न आपको न समझ में आए, जो शब्द नहीं समझ में आए, जो पॉइंट न समझ में आए, हर एक चीज, जो भी चीज आपको समझ में आए उसको अंडरलाइन करें और हमें कमेंट करें, हमें पूछिए। हम हर एक चीज को बताने को कोशिश करिए। आप जब पूछिएगा तो हमको आनंद आता है कि नहीं, कुछ आप समझ रहे हैं, अपने दिमाग को उपयोग कर रहे हैं। नहीं तो आप, हम समझते हैं कि आप रटे रटाए हैं, तो रटे रटाए न रहे, किताब को पढ़े, समझिए। जहां जो समस्या हो वो हमें पूछे। धन्यवाद।